नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं गुलशन कुमार मर्डर स्टोरी के बारे में। आखिरकार इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का इतना बड़ा सितारा कैसे काल के गाल में समा गया। क्या स्टोरी थी गुलशन कुमार की? गुलशन कुमार टी सीरीज के संस्थापक थे, जो आजकल इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का सिरमौर है। कैसे शुरू होती है गुलशन कुमार की स्टोरी, आइए जानते हैं इस नए सेगमेंट में। तो आपको बता दें कि गुलशन कुमार कभी दिल्ली के दरियागंज में जूस की दुकान चलाते थे। संगीत से लगाव था, साथ ही भगवान शंकर और मां पार्वती और वैष्णो मां में गहरी आस्था भी थी। मन में लगन थी और इसी ने गुलशन कुमार को हिंदुस्तान कैसेट का किंग बना दिया था। 5 मई 1951 को जन्मे गुलशन कुमार दुआ, जी हाँ, इनका पूरा नाम था गुलशन कुमार दुआ, ने दिल्ली में ही कैसेट्स की दुकान खोली थी। पहली जो उन्होंने कैसेट की दुकान खोली थी वो दिल्ली में खोली थी। वह सस्ते गानों की कैसेट्स बेचा करती थी। उस जमाने में कैसेट्स खासी महंगी हुआ करती थी। आज के टाइम पर तो हर चीज इंटरनेट पर आ गई है, तो कहीं से भी कोई भी चीज आदमी डाउनलोड कर लेता है, लेकिन उस जमाने में हर चीज कैसेट से शुरू होती थी और कैसेट पर ही खत्म होती थी। ऐसे में जिन लोगों के पास पैसे कम होते थे वो सस्ती कैसेट्स का सहारा लेते थे और वहीं से शुरुआत की हमारे गुलशन कुमार ने। फिर नोएडा में म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत भी उन्होंने की। व्यापार बढ़ा तो मुंबई शिफ्ट हो गए और 1983 में टी सीरीज की शुरुआत की। ये जो टी सीरीज आज सिरमौर बना हुआ है इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का, तो उसकी शुरुआत हुई थी 1983 में, जिसको शुरू किया था गुलशन कुमार ने। तो देश में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले शख्स इसके साथ बन गए थे गुलशन कुमार। वैष्णो देवी में उनके नाम से भंडारा चलता है, आज भी चलता है, लेकिन हमेशा मुस्कुराने वाले गुलशन कुमार का अंत ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री बल्कि मुंबई से दुबई तक हर किसी को हिला कर रख दिया। अब ये कैसे हुआ? कहा जाता है कि गुलशन कुमार पर दागी गई 16 गोलियां 90 का दशक माया नगरी के लिए किसी काले साए से कम नहीं रहा। एक ओर जहां आर्थिक राजधानी में कारोबार बढ़ रहा था, वहीं अंडरवर्ल्ड भी साख मजबूत कर रहा था। दाऊद इब्राहिम, जो जिसे कहते हैं आज वो पाकिस्तान में छुपा बैठा है, और उसके राइट हैंड माने जाने वाले अबू सलेम की तूती बोलती थी उस समय मुंबई शहर में। 1983 में जब मुंबई में बम धमाके हुए, तब 12 अगस्त 1997 को, मतलब 4 साल बाद, मुंबई में हुए बम धमाके के 4 साल बाद 1997 12 अगस्त को गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई। जीतेश्वर महादेव मंदिर के बाहर उनके शरीर को 16 गोलियों से छलनी कर दिया गया। वह गोलियां यूं ही नहीं बरसी थी। 5 महीने पहले इसकी शुरुआत होती है। मतलब 5 महीने पहले राकेश मारिया को एक फोन कॉल आया था। तो दाऊद इब्राहिम के इशारे पर अबू सलेम ने गुलशन कुमार की हत्या की प्लानिंग बनाई थी। 2 शार्प शूटरों को मंदिर के बाहर तैनात किया गया था और अबू सलेम के इस प्लान की जानकारी पुलिस को भी थी। ये खबर आ रही है नवभारत टाइम्स से, तो गौर करिएगा, क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, इस पर गौर करने की जरूरत है। तो 5 महीने पहले अप्रैल महीने में ही एक मुखबिर ने महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी राकेश मारिया को इस बारे में खबर दे दी थी। फोन पर कहा गया था, सर गुलशन कुमार का विकेट गिरने वाला है। फोन पर ही कह दिया गया था कि गुलशन कुमार का विकेट जो है वो गिरने वाला है। अबू सलेम ने मांगी थी 10 करोड़ की फिरौती। अब ये फिरौती कैसे मांगी, इसकी कहानी जान लीजिए। तो गुलशन कुमार ने हिंदी गानों, खासकर भजन को घर घर तक पहुंचाया। वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए उन्होंने भोजन से लेकर रहने खाने तक सब कुछ व्यवस्था करवाई। उनका यह नेक काम आज भी चल रहा है, लेकिन गुलशन कुमार की बढ़ती कमाई किसी को खटक रही थी। कौन था वो? बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम के कहने पर अबू सलेम ने गुलशन कुमार से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। 10 करोड़ रुपए, वो भी उस जमाने में। आज उतनी बड़ी रकम भले ना हो 10 करोड़, लेकिन उस जमाने में, 90s के जमाने में 10 करोड़ रुपए एक बड़ी रकम होती थी। तो अब जब गुलशन कुमार को मारते हैं गैंगस्टर, तो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि बहुत पूजा कर ली, अब ऊपर जाकर करना। पत्रकार से लेखक बने हुसैन जैदी ने अपनी किताब माय नेम इज अबू सलेम में लिखा है,
डॉन अबू सलीम ने गुलशन कुमार से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन गुलशन कुमार ने यह देने से साफ इनकार कर दिया था। अंडरवर्ल्ड से लगातार फोन आते रहे, लेकिन गुलशन कुमार नहीं डरे। गुलशन कुमार ने अबू सलीम से फोन पर कहा था, 10 करोड़ में तो मैं वैष्णो देवी में भंडारा करवा दूंगा। अब जो अबू सलीम को यह बात इतनी बुरी लगी कि उसके गुर्गों ने हत्या करते वक्त गुलशन कुमार से कहा, बहुत पूजा कर ली, अब ऊपर जाकर करना। बताइए, अब मंदिर के रास्ते में काम खत्म करने का था प्लान। मतलब इसके पहले क्या घटना हुई, इस पर हम गौर फरमाते हैं। तो महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी राकेश मारिया ने न्यूज एजेंसी आईएनएस को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे 12 अप्रैल 1997 को एक मुखबिर का फोन आया था। उसने मुझे बस इतना बताया था कि सर, गुलशन कुमार का विकेट गिरने वाला है। मारिया आगे बताते हैं कि मैंने उस मुखबिर से पूछा कि कौन विकेट लेने वाला है। उसने जवाब दिया, अबू सलीम सर। उसने जवाब दिया, अबू सलीम सर, उसने अपने शूटर के साथ प्लान नक्की किया है। ये मुंबईया भाषा है कि प्लान नक्की करना, ही मुंबईया भाषा में ऐसे बोलते हैं। गुलशन कुमार रोज सुबह घर से निकलने से पहले शिव मंदिर जाते थे, वहीं पर उसका काम खत्म करने वाले। तो ये चीज मारिया साहब से को बताई गई थी और मारिया साहब को इस चीज की जानकारी थी। तो आगे इसके क्या होता है, तो राकेश मारिया ने फौरन महेश भट्ट को फोन लगाया और राकेश मारिया ने इंटरव्यू में आगे बताया कि मुखबिर के फोन कॉल ने उन्हें चौंका दिया था। इसके बाद उन्होंने फौरन डायरेक्टर प्रोड्यूसर महेश भट्ट को फोन लगाया, पूछा कि क्या गुलशन कुमार हर दिन किसी मंदिर जाते हैं। राकेश मारिया ने महेश भट्ट को यह भी बताया कि वो यह सब क्यों पूछ रहे हैं। राकेश मारिया कहते हैं, महेश भट्ट ने जब मंदिर जाने की बात की पुष्टि की, तब मैंने तत्काल क्राइम ब्रांच को खबर की। इस फोन कॉल के ठीक बाद गुलशन कुमार की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, लेकिन इसके बावजूद कैसे उस सिक्योरिटी में सेंध लगी, आइए आगे जानते हैं। तो संदिग्धों में था नदीम सैफी का नाम। राकेश मारिया को मिली एक उस मुखबर की खबर ने पुलिस महकमे में जैसे तूफान सा ला दिया था। इस बारे में गुलशन कुमार से भी संपर्क किया गया, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि वह कुछ दिनों के लिए मंदिर जाना बंद कर दे, लेकिन वह नहीं माने। गुलशन कुमार की मौत के बाद संदिग्धों में संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के नदीम सैफी का भी नाम आया। वह उस वक्त इंग्लैंड में थे और वहीं रह गए, हालांकि आज भी वो इंग्लैंड से भारत नहीं आए। हालांकि 2002 में एक भारतीय अदालत ने सबूत ना होने के कारण नदीम के खिलाफ मामले को रद्द कर दिया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के वारंट को कभी वापस नहीं लिया। दाऊद मर्चेंट और विनोद जगताप ने दागी थी गोलियां। अब ये मामला कैसे हुआ, आइए जानते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू सलीम ने गुलशन कुमार को मारने की जिम्मेदारी दाऊद मर्चेंट और विनोद जगताप नाम के दो शार्प शूटरों को दी थी। 9 जनवरी 2001 को विनोद जगताप ने कबूल किया कि उसने गुलशन कुमार को गोली मारी थी। अब जब हत्या हुई, तब गुलशन कुमार बॉलीवुड की कैसेट किंग थे, फिल्मों के बड़े प्रोड्यूसर थे। ऐसे में उनकी हत्या के बाद बॉलीवुड में अबू सलीम के नाम का खौफ बढ़ गया। अबू सलीम को उसके बाद इंडस्ट्री में कैप्टन नाम भी दिया गया था। अब बताइए, भाई कृष्ण कुमार और बेटे भूषण पर आई जिम्मेदारी। जब गुलशन कुमार की हत्या की जाती है, तो उसके बाद जिम्मेदारी उनके भाई कृष्ण कुमार और भूषण पर आ गई। अब उसके बाद क्या हुआ, क्या वो चीजें हुई, वो जान लीजिए कि गुलशन कुमार की मौत के बाद टीवी सीरीज का सारा जिम्मा उनके भाई कृष्ण कुमार और बेटे भूषण कुमार के कंधों पर आ गई। जब गुलशन कुमार की हत्या हुई, तब भूषण कुमार महज 20 साल के थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई बेटा जिसकी उम्र 20 साल हो और उसके पिता गुजर जाएं, तो कितनी दर्दनाक बात हो सकती है। तुलसी कुमार की दो बेटियां हैं, तुलसी कुमार और खुशहाली कुमार। तुलसी कुमार आज देश की पॉपुलर सिंगर हैं, वहीं खुशहाली फैशन डिजाइनर और एक्टर होने के साथ ही सिंगिंग भी करती हैं। तो ये कहानी रही गुलशन कुमार की। कैसे इतना बड़ा कारोबारी, इतना बड़ा फेमस चेहरा एकदम से मार दिया जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ती, और क्यों
पुलिस को मालूम होने के बावजूद गुलशन कुमार को नहीं बचा पाई। ये काफ़ी ज़्यादा सोचने की बात है। बहरहाल ये स्टोरी रही गुलशन कुमार की, ऐसी ही स्टोरी हम लाते रहेंगे आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखते रहिए और बने रहिए। सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपको अच्छा लगे हमारा चैनल। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए मुझे। नमस्कार।